नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ आज हम बाधक भाव और बाधक ग्रहों से संबंधित एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। ये विषय स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूं विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग इससे लाभान्वित होंगे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। ये जो आज हमने टॉपिक रखा है इसके बारे में चर्चा तो सभी लोग करते हैं। बाधक ग्रह बोलते हैं, कुंडली में बाधक भाव और बाधक ग्रह भाव का स्वामी। लेकिन इसका जो असली मतलब है वो कम लोग जानते हैं, ऐसा मैंने देखा है व्यवहार में। जैसे ही बाधक भाव की चर्चा आती है या बाधक ग्रह के स्वामी की चर्चा आती है, उनको लगता है कि सारी जितनी भी हमारी कठिनाइयां हैं उनको क्रिएट कर रहा है बाधक भाव का स्वामी या वहां का ग्रह। ये है। हालांकि बाधक ग्रहों के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ जो है, जातक चंद्रिका तक जो इतना पुराना ग्रंथ है उसमें भी लिखा हुआ है, और उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि बाधक भाव जो हैं हर राशि के लिए किस प्रकार के होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राशियों को स्वभाव के अनुसार चर, स्थिर और द्विस्वभावक भागों में बांटा हुआ है। तो उन्होंने खुद लिखा है कि चर राशियों के लिए एकादश भाव जो है बाधक भाव है, और स्थिर राशियां जो हैं उनके लिए नवम भाव, और द्विस्वभावक राशियों के लिए सप्तम भाव। अब मैं आपको ये बता दूं कि चर राशियां कौन कौन सी होती हैं। चर राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। ये चर राशियां कहलाती हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां हैं। और 3 मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभावक राशियां हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बाधक भाव की कल्पना की गई है या उसको बताया गया है। और इसके अतिरिक्त सभी जातकों के लिए एक चीज और उन्होंने बताई है कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव जो हैं ये मारक भाव हैं, क्योंकि ये जो हमारे आयु के भाव हैं, मतलब अष्टम भाव हमारा आयु स्थान है और तृतीय भाव भी इनके व्यय भाव हैं या द्वादश भाव हैं एक्चुअली जो है। इसीलिए मृत्यु के भावों को इसलिए यहाँ बताया गया क्योंकि बाधक भावों का घनिष्ठ संबंध मृत्यु के भाव में है। अधिकांश विद्वान जो है बाधक के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं कि बाधा पहुंचाने वाला जो है यहाँ का स्वामी व्यक्ति की आयु, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रह उस भाव से जुड़ा रहता है वो भी उसकी दशा अंतर्दशा में, यदि वो लग्न और छठे भाव, लग्न और 8वें भाव या लग्न और 12वें भाव से जुड़ा है किसी भी रूप में, तो अपनी दशा या अंतर्दशा में व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता है या व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान रहता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में दीर्घायु योग है या पूर्णायु योग है, पूरा मतलब कि उसकी आयु है, तो उसको थोड़ी बहुत परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी और बीमारी झेल कर वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और उसके मारक भावों की दशा चल रही है, मृत्यु सन्निकट है, तो फिर ये जो बाधक भाव के स्वामी या यहाँ स्थित ग्रह होते हैं वो उसको मृत्यु तक ले जाते हैं, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाधक भाव और वहां पर स्थित ग्रह व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में, हर क्रियाकलाप में उसको बाधा पहुंचाते हैं, ऐसा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है इसका। ये चीज स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए। अब जैसे हम शुरू से उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले हम चर लग्न में जो जो राशियां आती हैं, यदि वो लग्न पर होती हैं तो हमारे लिए कौन कौन सा ग्रह जो है वो बाधक भाव रहता है, कौन सा भाव बाधक रहता है, ये हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले चर राशियां आती हैं मेष लग्न। मेष लग्न में शनि जो है एकादश भाव का स्वामी है, वो दशम भाव का भी स्वामी है। तो व्यक्ति को जो है उसके कार्य में सहयोग करता है, उसके क्रियाकलापों में, उसके व्यवसाय में भी शनि सहयोग करता है। लेकिन शनि लग्न या छठे, लग्न या 8वें, लग्न या 12वें, इन 3 ग्रुप बन गए हैं। लग्न का और छठे भाव का संबंध, लग्न का और अष्टम भाव का संबंध, क्योंकि ये स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले भाव है हमारे।
6, 8 और 12, इसीलिए इनको दूस्थान भी कहते हैं। तो यदि इनसे भी इसका संबंध बन जाता है शनि का, तो व्यक्ति को ये शनि अपनी दशा अंतर्दशा में बीमारी देता है और उसे ठीक नहीं होने देता। हालांकि उसके नौकरी और व्यवसाय में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, इस चीज का हम ध्यान में रखना चाहिए, और उसे लाभ भी समय समय पर मिलता रहता है, पर स्वास्थ्य विषयक समस्याएं उसको रहती हैं कुछ ना कुछ। अब शनि है चूंकि, तो आप समझ जाइए कि शनि किस प्रकार के उसको दे सकता है। कुंभ राशि है वहां पर, तो जोड़ों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड इस तरह की समस्याएं उसके चलती रहती हैं और वो जल्दी स्वस्थ नहीं होता। अब आती है कर्क लग्न। कर्क लग्न भी चर राशि। अब इसमें क्या है, एकादश भाव में शुक्र है कि वृषभ राशि है, और शुक्र इनका बाधक भाव है, और इनकी जो तुला राशि जो है वो चतुर्थ भाव में आ जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जातक को जो है पढ़ाई से संबंधित, सुख की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से, वाहन की दृष्टि से तो अच्छा सुख मिल रहा है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है। लेकिन यदि वो लग्न और छठे भाव या 8वें भाव से जुड़ता है या 12वें भाव से किसी भी तरह से, तो अपनी दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देगा, ठीक नहीं होने देगा। अब शुक्र ज्यादातर खान पान से जुड़ी हुई, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई तकलीफें देता है, जो फिर ठीक नहीं होती हैं जल्दी, उनको हमें झेलना पड़ता है। इसके बाद आता है तुला लग्न। तुला लग्न भी चर राशि के अंतर्गत ही आती है। तो इसके लिए जो एकादश भाव है वो सिंह राशि है वहां पर, और उसका स्वामी सूर्य है। सूर्य वैसे भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए ये बाधक बन जाता है। तो इसका संबंध किसी भी तरह, शुक्र जो है तुला लग्न वालों के लिए वैसे ही लग्नेश और अष्टमेश है, अकारक थोड़ा सा हो गया है, और अगर सूर्य भी उसके साथ किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है, जो एकादश भाव का स्वामी और बाधक भी है, तो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। अभी मान लीजिए फॉर उदाहरण एक एग्जाम्पल, कि लग्न पे सूर्य आ गया है उनके, तो एक तो नीच का हो गया है, नंबर 1। दूसरा, यदि वो गुरु के नक्षत्र में है, क्योंकि तुला राशि में गुरु का नक्षत्र भी पड़ता है, तो आप सोच लीजिए कि छठा भाव भी जुड़ गया उससे, तो उसको जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, विशेष रूप से सूर्य इम्यूनिटी वैसे ही डाउन कर लेगा, और जो है विशेष रूप से उसकी दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देगा सूर्य। हम इसको इस तरह से देखेंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर यदि कोई और ग्रह भी बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो वो लाभ देंगे समय समय पर अपनी दशा अंतर्दशा में, क्योंकि लाभ भाव है, लेकिन वो स्वयं भी स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर ही करने में मदद करेंगे, जब यदि वो रोग लग्न और अष्टम से जुड़ते हैं किसी भी तरह से। अब आती है मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए जो है मंगल है एकादश भाव का स्वामी, वृश्चिक राशि पड़ती है वहां पर, और इसकी मेष राशि चतुर्थ भाव में आती है ना। तो ये भी चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी हो गया मंगल। तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और इन सब से जुड़े हुए क्रियाकलापों में वो बहुत अच्छे फल देता है मंगल, उसका काम ही यही है। चतुर्थ भाव उसकी शिक्षा, उसके वाहन से जुड़े हुए, मातृ सुख, इन सब से जुड़े हुए बहुत अच्छे फल देगा, लाभदायक। लेकिन जब ये भी जुड़ेगा या रोग से जुड़ेगा, तब जो है इसके नक्षत्र में या तो जो भी ग्रह हो वो, या ये खुद, या इसकी दशा चले, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ाने का ही काम करेगा। तो चर लग्न वालों के लिए हमने ये कहा कि एकादश भाव, वहां पर वहां का स्वामी, वहां स्थित ग्रह, और उन ग्रहों के नक्षत्रों में भी स्थित जो ग्रह रहते हैं, वो सब जो है आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी करने में पूरी मदद करेंगे, हर तरह से सफलता देंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं यदि वो छठे, 8वें या 12वें भाव से किसी भी रूप से, और साथ में लग्न भी, क्योंकि लग्न हमारा स्वास्थ्य है, अपनी दशा अंतर्दशा में परेशानी दे सकते हैं। अब हम स्थिर लग्न वाले जातकों के बारे में चर्चा करते हैं। वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि है, ये लग्न पर रहती हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए नवम भाव जो है वो बाधक भाव है, वहां स्थित ग्रह बाधक भाव का फल देते हैं, अन्य फल भी देते हैं, भाग्योदय भी करवाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के जब तक सवाल आता है तो बाधा पहुंचाते हैं उसमें। तो उनके लिए नवम भाव का स्वामी, उनके लिए भी शनि है,
और शनि ही उनका दशम भाव का भी स्वामी है। तो उनकी शिक्षा में, उनके क्रियाकलापों में, उनके व्यवसायों में शनि बहुत मदद करता है ना। लेकिन जब वो अष्टम भाव से, लग्न अष्टम से जुड़े या लग्न छठे से जुड़े या द्वादश से जुड़े, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अवश्य देगा, और ऐसी देगा जो लंबी चलेंगी, जल्दी ठीक नहीं होंगी। और क्योंकि शनि की महादशा भी 19 साल की होती है, तो धीरे 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 वो पीछा नहीं छोड़ने देता, और शनि ऐसी ही बीमारियां देता है। अब सिंह लग्न वाला आ गया। सिंह लग्न वालों के लिए नवम भाव में मेष राशि पड़ती है, यहाँ पे भी मंगल आता है, और मंगल जो है चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है। तो ये जो है मंगल कायदे से उनके लिए राजयोग कारक ग्रह है, जो उनकी शिक्षा, दीक्षा, उच्च शिक्षा और भाग्येश को प्रबल करता है और उच्च शिक्षा में मजबूती देता है। पर वही बात है कि मंगल या यहाँ स्थित ग्रह, नवम भाव में स्थित ग्रह यदि अष्टम से जुड़ते हैं या छठे से जुड़ते हैं और लग्न के साथ सहयोग करते हैं, तो अपनी दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अवश्य देंगे। और बाधक भाव का जो स्वामी का रोल है वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। आवश्यक है हम इसमें गोचर का बाद में देखें तो अच्छा रहेगा, पहले दशा अंतर्दशा हम देख लें कि ये अपनी दशा अंतर्दशा में सर्वाधिक अच्छे या बुरे फल आ जाते हैं। वृश्चिक लग्न में कर्क राशि जो है वो नवम भाव में आती है और उसका स्वामी चंद्रमा है। अब मेरे चाहे कितने भी नवम भाव में चंद्रमा स्वग्रही होके बैठा हो, पर यदि वो बुध के नक्षत्र में है तो वो सीधा सीधा अष्टम भाव से भी जुड़ गया, हालांकि वो लाभ भाव से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन वो लग्न से जुड़ना, अगर वो लग्नेश से या लग्न से भी जुड़ गया तो समझ लीजिए कि वो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। स्वास्थ्य से जुड़े हुए, बाकी उसको जैसे शिक्षा से है, उच्च शिक्षा है, लंबी यात्राएं हैं, भाग्योदय है, या फिर ईश्वर या धार्मिक क्रियाकलाप हैं, इन सब में सारी मदद करेगा। लेकिन स्वास्थ्य के विषय में वो हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो गड़बड़ होगी सही। अंत में आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न का हमने जैसे एग्जाम्पल भी एक लिया है कि कुंभ लग्न के लिए भी है ना, शुक्र जो है वो चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी। तो अब कहने को तो शुक्र बहुत बढ़िया है, शिक्षा के लिए भी अच्छा है, वाहन सुख के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो जब स्वास्थ्य विषयक समस्याएं आएंगी या वो किसी अकारक ग्रह से जुड़ता है और लग्न छठा, लग्न आठवां और लग्न 12वां, ये 3 ग्रुप बने हुए हैं, इनसे किसी भी तरह का संबंध बनाता है तो व्यक्ति को अल्पायु में भी कभी भी उसको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, और शुक्र भी आप जानते हैं एक तो लाइफस्टाइल की और विशेष रूप से उसमें डायबिटीज शुक्र की बीमारी है जो प्रमुख है, खान पान से जुड़ी हुई है, मीठे से जुड़ी हुई है। वो ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर आपको मिल गई तो मुश्किल से ही वो जाती है। तो भाग्योदय जरूर करेगा शुक्र, लेकिन ये तकलीफ भी वो जरूर दे देगा। अब आप अंत में आती हैं हमारी द्विस्वभावक राशियां। अब द्विस्वभावक राशियां जो है वो मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब इसमें ये कुल 4 राशियां हैं, हर ग्रुप में 4 राशियां ही हैं, लेकिन इसमें 2 राशियों का स्वामी बुध है और 2 राशियों का स्वामी गुरु है। तो या तो गुरु सप्तम भाव का स्वामी बनता है या बुध बनता है। और जो है सप्तम भाव के लिए हमने पहले भी बता दिया कि वो मार्केश भी है। तो इनके लिए द्विस्वभावक राशियों के लिए सप्तम भाव दोनों तरह से काम करता है, मारक भाव का स्वामी भी है और बाधक भाव का स्वामी भी है। तो सबसे पहले हम यदि मिथुन लग्न को देखें तो इसके लिए सप्तम भाव जो है बाधक भी है और मारक भी है, और यहाँ का स्वामी जो है वो गुरु है। गुरु यहाँ मारक और बाधक, हालांकि उसको शुभ ग्रह माना गया है कि वो बचाने वाला है, लेकिन यहाँ पर वो बाधक भी बन जाता है और मारक भी बनकर उसको मृत्यु तक ले जा सकता है यदि उसकी या तो अल्पायु है या आयु खत्म हो चुकी है, इस तरह के फल देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त वो सप्तम भाव से जुड़े हुए फल जो हैं, विवाह है, व्यवसाय है, दूसरों से मिलना जुलना है, और भी जो भी फल हैं सप्तम भाव से जुड़े हुए, वो सब अपने जगह पर देता है। लेकिन जब वो रोग से जुड़ता है तब वो परेशान कर देता है और मारक बाधक दोनों का काम करता है। अब यदि हम आगे देखें, क्योंकि गुरु जो है धनु राशि वहां पर सप्तम भाव में होती है,
तो दशम भाव में उसकी मीन राशि भी है गुरु की, तो सारे कार्य भी वो करवाएगा, व्यवसाय से जुड़े हुए, नौकरी से जुड़े हुए, लेकिन साथ में ये अपना काम भी करेगा। कन्या लग्न आती है, कन्या लग्न में सप्तम भाव पर मीन राशि आ जाती है और उसका स्वामी भी गुरु ही है। अब गुरु सप्तमेश भी है और चतुर्थेश भी है, तो व्यक्ति को सुख सुविधा, शिक्षा, इन सब से संबंधित सारे क्रियाकलाप वो देगा। और सब कुछ ठीक होते हुए भी यदि गुरु की महादशा अंतरदशा में लग्नेश अष्टमेश का फल या लग्नेश षष्ठेश अक्सर मिल जाते हैं यदि गुरु के साथ, और इनकी दशाएं चलती हैं, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तब तो और भी बुरा है, क्योंकि वो वैसे भी सप्तम भाव के जो फल हैं उनको बढ़ा देते हैं, अगर अकारक हुए तो और परेशानी हो जाती है। तो द्विस्वभावक लग्न वालों के लिए ये दोहरी मार रहती है, इसलिए और ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब धनु लग्न आ जाती है। धनु लग्न वालों के लिए बुध जो है, बुध की मिथुन राशि सप्तम भाव में आती है और दूसरी राशि कन्या राशि है वो दशम भाव में, तो इनके लिए मिथुन सप्तम भाव का भी स्वामी हो गया और दशम का भी, इसका बुध। तो वो मार्केश और बाधकेश तो है ही, लेकिन उनके व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है, तो व्यवसाय से संबंधित सारे फल वो प्रदान करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन या तो उसमें अंतरदशा है, लग्न और छठे भाव से जुड़े हुए ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यंतर जब भी आता है तब उसको स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा जरूर होती है, और वो इनका बुध है धनु लग्न वालों के लिए। और ये मारक होने से हमें ये भी देख लेना चाहिए कि भाई मार्केश की दशा तो नहीं है, या व्यक्ति की आयु तो समाप्त नहीं हो चुकी है, ये इसको हमें ध्यान पूर्वक कैलकुलेट करना चाहिए। ऐसे ही बस उठा के नहीं बोल देना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु आ गई है, वरना वो और निराश हो जाएगा। अब मीन लग्न अंत में आती है, तो मीन लग्न वालों के लिए भी बुध जो है वही सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है। सुख सुविधाएं हैं, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जीवन साथी है, उनका व्यापार है, इन सब का कारक बहुत अच्छा है बुध, क्योंकि वो स्वाभाविक कारक है, लेकिन बाधक और मारक भी है। तो लग्न यदि छठे, आठवें, 12वें भाव से जुड़ती है फिर ये सकता है, या व्यक्ति को अस्वस्थ भी रख सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ग्रह भावों से जुड़े तभी सभी क्रियाकलापों का संचालन करेगा, पर अकारक भावों से जुड़ने पर आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ेगा। अन्य भावों के भी सब फल देगा वो तो नहीं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देगा यदि लग्न अष्टम, लग्न छठा और लग्न द्वादश, द्वादश भाव जो है वो भी हमें अस्पताल में भर्ती करवाने तक के फल दे देता है, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइजेशन भी है। लेकिन हमें मृत्यु के बारे में तुरंत निर्णय नहीं देना चाहिए और गहराई से देखकर निर्णय लेना चाहिए। और यदि आपको समझ में भी आता है तो आप चुप रहें, कुछ बोले ना, और ध्यान रखने के लिए कहें, उसको ब्लंटली ना बोलें। ये बोलना बहुत घातक होता है कि व्यक्ति में फिर जीने की इच्छा ही नहीं रहती है। इसीलिए द्विस्वभावक लग्न वालों के लिए सप्तम भाव जो है ज्यादा का बाधक होना और मारक होना ये थोड़ा सा खतरनाक है। तो इसके अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बाधक भाव का स्वामी सिवाय स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने के और कोई भी आपके लिए कोई बुरा अकारक फल नहीं देता। बाकी उस भाव से जुड़े हुए जो भी फल हैं, सप्तम भाव, नवम भाव या एकादश भाव, इन तीन भाव से जुड़ा हुआ है बाधक, इनके सारे अच्छे अच्छे फल जो हैं, उपयोगी फल हैं, वो सब देते हैं। हमने ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये कुंभ लग्न की पत्रिका है। अब इसमें आप देख लीजिए कि ये जो ग्रह है शुक्र, इनका नवम भाव में ही बैठा हुआ है, और नवम भाव में बैठा हुआ है स्वग्रह ही है, लेकिन उसके साथ बुध भी है। बुध अर्थात अष्टम भाव का स्वामी है। हालांकि इस जातक की बचपन में ही निकल गई है, केतु की महादशा में इसका जन्म हुआ था, और केतु की महादशा में जन्म होने के बाद बचपन में इसकी 18-19 साल की आयु तक ही इनका निकल गया है बुध की महादशा। तो बचपन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आई, लेकिन सारी सुख सुविधाएं इस बच्चे ने भोगी हैं बचपन में। अभी तो मंगल की महादशा चल रही है इनकी, लेकिन शुक्र की अंतरदशा में, और लेकिन एक चीज हुई है, इस जातक को डायबिटीज की बीमारी, अभी इसकी 40 साल की उम्र होगी, 40-42 का है, इसको शुगर की बीमारी काफी पहले से हो गई है। कभी भी सूर्य में
या शुक्र के अंत में शुगर जो है इसकी ज्यादा रहने लगी, और ये बहुत दिनों से, करीब 30 साल की उम्र से ही दवाई लेता है डायबिटीज की। तो शुक्र ने जो है अपना काम किया है, बाकी अन्य ठीक हैं। हालांकि इसके दो अन्य ग्रह और धनेश लाभेश है, ये भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और शनि जो लग्नेश है वो व्ययेश भी है, दोनों तरह के काम कर रहा है। जो धीरे, और इसके बोन्स में, हड्डियों में बचपन से ही थोड़ी सी तकलीफ रहती भी है, हड्डियां उतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक है थोड़ी सी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह, मैंने कुंभ लग्न के लिए, ये टांगों से भी जुड़ा हुआ है, पैरों से भी है ना, तो प्रत्येक ग्रह जो है अपने हिसाब से फल देता है। और देखिए ये दोनों ग्रह जो हैं, गुरु और शनि, बाधक तो अपनी जगह है ही से, बाधक भाव का स्वामी जो है शुक्र, ये राहु के नक्षत्र में, तो राहु भी छठे भाव में बैठा हुआ है, तो छठे आठवें लग्न सबसे जुड़ गया है। ये तो इसके बचपन में निकल गई है दशा शुक्र कि अब तो शुक्र का अंतर ही बीच बीच में आता है, और ये दोनों ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो स्वास्थ्य संबंधी वैसे ही इसके बहुत सारे कारण बने हुए हैं, लेकिन शुक्र यही रहा कि शुक्र की महादशा इसके बचपन में निकल गई, क्योंकि चंद्रमा 12 डिग्री का है, केतु के नक्षत्र में है, केतु की महादशा 1-1.5 साल बची थी। पर देखने की बात यह थी कि बचपन इसका बहुत बढ़िया, 20 साल बहुत ही बढ़िया, एजुकेशन भी बहुत अच्छी रही इसकी, व्यक्ति की, और कम मेहनत में अधिक नंबर, और सुख सुविधाएं जो घर में, और माता पिता दोनों का प्रेम इसको पूरा भरपूर अभी भी वर्तमान तक भी मिलता है, ये देखने वाली बात। तो ये एक उदाहरण था, ये तो हमने एक उदाहरण दिया एग्जाम्पल, बाकी आप हर लग्न पर ऐसे लगा कर देख लें कि भाई और क्या क्या फल मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सटीकता से दीदी आपने बताया। और मेरा ये मतलब मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि कृपया बाधक भाव को या बाधक भाव के स्वामी को या बाधक भाव में बैठे हुए ग्रहों को किसी और अर्थ में ना देखें प्लीज। आप ऐसे नहीं तो किसी के साथ भी अन्याय कर जाएंगे जो उसको मानसिक रूप से पीड़ा दे देगा, जिसका देने का हमारा जो है वो नहीं बनता। हमारा कर्तव्य है कि हम चिंताएं दूर करें, जी उसको हेल्प बिल्कुल करें, बिल्कुल, बिल्कुल सही। और अन्यथा वो फिर परेशानी में होगा, उसका दोष हमारे पे भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, वो मोबाइल नंबर उनका यहाँ पर दिया हुआ है, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।